इक्वल्स टू 2r साइन थीटा बाय 2 याद है क्या? हाँ, और डेल्टा p रहा तो ट्वाइस p साइन थीटा, डेल्टा f रहा तो ट्वाइस f साइन थीटा बाय 2। इस तरीके से जो भी कोई अगर वेक्टर क्वांटिटी रही, और क्या बोलते हैं अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फोर्स, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, कुछ भी बोलते हैं, सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाने का? 2r साइन थीटा बाय 2, 2p साइन थीटा बाय 2, 2f साइन थीटा बाय 2। समझ रहे क्या? अगर इन्होंने वीडियो दिखाऊंगा समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, कितने लोगों का वीडियो अभी तक पेंडिंग है वो वाला कल का बता दो ईमान। और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, एंड एवरीवेयर इट इज 5 मीटर पर सेकंड। और किसी ने पूछ लिया कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटी। अब बोलेंगे डिफरेंस निकालना है जय भैया, सभी जगह जब 5 5 5 5 है तो 5 माइनस 5 का आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा ना। तो और 0 वाला टिक कर देते बच्चे, बिल्कुल नहीं कर सकते 0 वाला टिक। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे भले ही 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन यहाँ का 5 अलग डायरेक्शन में, यहाँ का 5 अलग डायरेक्शन में, तो उसको निकालने का वो जो वेक्टर डिफरेंस वाला जो हमारा फंडा है v1 माइनस v2 वाला, अंडर रूट ऑफ बोलो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 कॉस थीटा में सब जब v डालेंगे, v1 की जगह v, v2 की जगह v, सब जगह v डालेंगे तो 2v स्क्वायर आया था, माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा आया था, 2v स्क्वायर कॉमन निकाला था, ब्रैकेट में क्या बचा था? 1 माइनस कॉस थीटा का इवैल्यूएशन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और सब वो बाहर निकल के 2v साइन थीटा बाय 2 आया था। अब डिपेंड करता है थीटा कितना है, थीटा कितना है डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर। मतलब अगर मान लो पार्टिकल पहले ऐसा जा रहा है और अब वो ऐसा जाते जाते ऐसा हो गया, तो बोलो थीटा कितना डालोगे? वेरी गुड। अगर पार्टिकल ऐसा ऐसा जाते जाते ऐसा हो गया, ऐसा 60 डिग्री, तो 60 डालोगे। अगर पार्टिकल ऐसा जाते 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 ऐसा हो गया, समझ रहे क्या? प्रैक्टिकली कुछ बिना डायग्राम निकाले समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? हाँ, ऐसा जा रहा था पार्टिकल, अब गोल घूम के ऐसा उल्टा पलट गया, बोलो कितना डिग्री? यस 180 डिग्री, और पूरे प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे प्रॉपरली। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सो एक फोर्स दिया हुआ है, ऐसा लिखो, एक फोर्स दिया है 10 सॉरी वैल्यूज कितने देखने दो मुझे। एक फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, या ऐसा, ये 10 न्यूटन दिया हुआ है, दूसरा फोर्स दिया हुआ है फिर से ये 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, और ये एंगल आपको दिया है 120 डिग्री, 120 डिग्री, और इसको बोला गया है F1, इसको बोला गया है F2, और बोला है क्वेश्चन ये फाइंड रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। क्या है बता दो, हाथ ऊपर करो। ठीक है, 10 आ रहा सबका, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, एंगल कितना 120 डिग्री। तो फाइनल आंसर आप बोल रहे हैं 10 न्यूटन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने क्या पढ़ा है आपको बताओ, याद होगा। अगर ऐसे दो फोर्सेस है और अगर मान लो P आया था, ये भी P आया था, और एंगल अगर 120 डिग्री तो इसका रिजल्टेंट कितना आता? P आता, याद है? 120 डिग्री अगर एंगल होगा तो P का आंसर P ही आता, याद है? लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि फंसाया मैंने आपको यहाँ पे, बराबर फंसाया मैंने आपको यहाँ पे। बोलो कहाँ पे फंसाया भैया? ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, बराबर देखो। इसमें जब ये दोनों P और ये P रहता था और ये 120 रहता था, ये दोनों भी अवे थे, अवे। पैरेललोग्राम वाला फोर्सेस जिस दिन पढ़ाया तभी दिन चिल्ला चिल्ला के बताया था कि दोनों फोर्सेस कैसे रहने चाहिए, एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड अवे फ्रॉम द पॉइंट। दोनों फोर्सेस कहाँ पे चाहिए? अवे चाहिए, तभी जाके वो पैरेललोग्राम वाला लॉ ऑफ फोर्सेस के जो रिजल्टेंट का फार्मूला है तब वो अप्लीकेबल है, जो अपन ने डिराइव किया था। ये दोनों का ये ऐसा निकाला था ना डायग्राम, फिर इसकी लाइन यहाँ पर, इसकी पैरेलल लाइन यहाँ पर, ये तुम्हारा रिजल्टेंट, और फिर उसका फार्मूला बनाया था ये अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस। ये कब अप्लीकेबल है? जब ये दोनों फोर्सेस अवे फ्रॉम द पॉइंट है, अवे है। बट ये यहाँ पे फंसाने वाला काम हुआ है, देखो बराबर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक फोर्स अवे है इस पॉइंट से, बट दूसरा टूवर्ड्स है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं चलेगा। क्या करना पड़ता? कैसा करना? यस, इसको भी अवे बनाना पड़ता। दोनों फोर्सेस कैसे रहना चाहिए? अवे। तो इसको भी अवे बनाना पड़ता।
कपाच, अब बन गया अवे। ये भगा दो ना इसको बाहर, हो गया अवे। मतलब इधर ही जा रहा था वैसे भी, मैंने कोई गलती थोड़ी की, ये ऐसा आ रहा था और ऐसे मैंने आगे आके भगा दिया उसको। अब ये वाले दो फोर्सेस देखो अवे है, अब ये दोनों अवे वाले जो फोर्सेस है, ये दोनों फोर्सेस अब अवे है, और ये दोनों फोर्सेस पे अब तुम्हारे वो फार्मूले जो तुम्हारे हैं अंडर रूट ऑफ आर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा वाले अब लग सकते हैं। तो बोलो फिर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट में लिखूंगा जो फार्मूला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखूंगा भैया ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। वैसे मैंने पी और क्यू नहीं लिखना चाहिए था, F1 F2 लिखना चाहिए था, क्योंकि फोर्सेस के नाम उन्होंने F1 F2 दिए थे, बट कोई बात नहीं, कैसा भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर रूट में बोलो पी स्क्वायर 10 स्क्वायर, दूसरा पी स्क्वायर 10 स्क्वायर, दूसरा ट्वाइस ये पी ये क्यू, सही है, ट्वाइस 10 इंटू 10 पी क्यू, और यहाँ पे बोलो यस, वेरी गुड मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितना आएगा 120 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि अब ये पहले 120 था, एक अवे था एक टूवर्ड्स था, अब इसको अगर बाहर निकाल लिया तो अब ये दोनों फोर्सेस के बीच में का एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि ये टोटल कितना रहता, 180 में से 120 गया, कितना बचा? अब तुम्हारा जो आंसर निकलेगा सही निकलेगा। और दोनों फोर्सेस अगर सेम है 10-10 है, और एंगल दोनों के बीच में अगर एंगल दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है, सुनो सुनो सुनो, मैं हर चीज में कुछ पढ़ाने की कोशिश करता हूं, अदरवाइज ना मैं आगे भाग सकता हूं, लेकिन मैं पुराना भी रिकॉल करवाते रहता हूं तो पक्का हो जाता दिमाग में। बोलो दो फोर्सेस है 10-10 न्यूटन के, दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना आता? 10√2 आता, याद है? 10-10 का रिजल्टेंट 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगता ना। फिर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये अगर 10 है, ये भी अगर 10 है, ये 10 है, ये 10 है, दोनों का रिजल्टेंट ऐसा ही निकलेगा ना। फिर ये भी 10 हो गया, ये भी 10, मतलब ये भी 10, फिर ये 10 ये 10, पाइथागोरस से ये कितना आता? अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, बराबर है। 90 के आगे का हाइपोटेन्यूस रहता है, अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना हुआ? 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा? √2 इंटू 10, मतलब 10√2 आता। तो याद करो ना यार, छोटी मोटी चीज। अभी छोटे बच्चे जैसा हर बार फार्मूला थोड़ी यूज करते रहेंगे, बड़े बच्चे बन रहे तुम लोग। 90 डिग्री वाले दो फोर्सेस का आंसर, अगर ये F है ये F है तो ये कितना? √2F, याद रहेगा क्या? ये 10 तो ये 10 तो ये कितना? √2 टाइम्स 10, ये 20 और 20 तो ये कितना? 20√2, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये P है P तो कितना? ये √2P, तो ये 90 डिग्री की बात हुई। उसी तरीके से 60 डिग्री वाली भी बात याद रखो, अगर ये 10 ये 10 है, ये 10 ये 10 है, और बीच में एंगल कितना? तो आंसर √3 टाइम्स आएगा। क्या बोला आंसर? तो छोटे मोटे कंक्लूजन याद कर डालो, टाइम बचेगा एग्जाम में फटाफट। बाकी पुट्टे बोलेंगे साले ये अपन तो करती बैठ रहे, ये डायरेक्ट कैसे क्या लिख रहे? कुछ रिजल्ट याद कर डालो, कुछ रिजल्ट याद कर डालो। बोलो देखो करके √3 आता कि नहीं आता? तो देखो ये 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब ये 100 आ रहा, प्लस ये 100 आ रहा है ना, प्लस ये 100 इंटू 2 200 आ रहा है, 100 इंटू 2 200 आ रहा है, और ये cos 16 1/2 आता है, cos 16 1/2 100 प्लस 100 प्लस 100, 200/2 कितने 100? 3 बार 100, मतलब 100 का कितना? 100 का रूट 10 और √3 है ना, 10√3 कर लो सॉल्व। बोल रहे सर अरे भैया 10 इंटू √3 की वैल्यू बताया, याद करो करके। √3 की वैल्यू याद करो, छोटे बच्चे थोड़ी रहे, √3 की वैल्यू याद करो। √3 की वैल्यू है 1.732, √3 की वैल्यू है tan 60 की वैल्यू, क्या बोला? √3 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू, सही बोला क्या? tan 60 पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो चार्ट पढ़ा होगा ना, टेबल sin 30 cos 30, हाँ tan 30 की tan 60 कितना रहता है? √3, और tan 30 1/√3, याद रखो यार प्लीज, याद रखो। tan 30 बोलो एक बार, सब लोग मिलके बोलो, tan 30 कितना? 1/√3, और tan 60 √3, प्लीज याद रखना है। उनका कहना है कि बहुत बेसिक कच्चा रह गया है बच्चों का लॉकडाउन की वजह से, और वॉट एवर बी द रीज़न। वो 9-10 का इंपॉर्टेंट पोर्शन जो मैथ्स का वो लेने वाले 15 दिन, जो चैप्टर चालू है उसको रोकने वाले हैं, और पूरा 9-10 का इंपॉर्टेंट मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया है। मुझे पूछ रहे थे सर क्या करूं, मैं बोला बिल्कुल आपका डिसीजन सही है, आप कंटिन्यू करो। तो वो जो क्लास है मैथ्स की वो अच्छे से करना, और जो लोग बायो में रहते हैं, जो लोग बायो में तब मैथ्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिनका बायो का है को मैथ्स करेंगे। बट अगर मेरी मानो थोड़ी मेहनत करने से नुकसान नहीं होगा, घर में जाके उसका जो रिकॉर्डिंग मिलेगा वो अगर समय से समय निकाल के वो देख लेने का। कितने दिन की बात है? 20 दिन की।
बाद में तो तुम्हें बायो वालों को बायो ही करना है, भाई बाद में बोलूंगा भी नहीं मैथ्स का पीरियड करो, बट पहले 15-20 दिन जो बेसिक पढ़ने को मिलेगा उससे आपको फिजिक्स में भयंकर फायदा मिलेगा आगे चल के फिजिक्स में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ एक बढ़िया, एक डेंजरस प्रॉब्लम है, ऐसा सोच रहा हूँ उसको थोड़ा बाद में लूँ, नहीं तो अभी भी लेने वाला था पहले। चलो पहले इजी वाले लेता हूँ एक दो। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, one of the rectangular component, one of the rectangular component of vector of magnitude 20 meter, of vector of magnitude 20 meter, और वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब वो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ने कुछ उसको वेक्टर को ए नाम दे दो, वेक्टर ए नाम दे देता हूँ मैं, बाद में लिखना, मैं अभी फिलहाल लिख के रखता हूँ। एक कोई वेक्टर है बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 20, और उसका वन ऑफ द कंपोनेंट, उस वेक्टर का एक कंपोनेंट है बोलते हैं 10 मीटर, मतलब आगे लिखो इज 10 मीटर, इज 10 मीटर, मैंने बराबर लिखा क्या सेंटेंस, या वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 मीटर इज 10 मीटर, 10 मीटर। So find ऐसा लिखो, find the other orthogonal component, find the other orthogonal component, other orthogonal component, other orthogonal component। दू क्या टाइम दू क्या, बस हार्डली 1 मिनट का टाइम देता हूँ, चलो आपको 1 मिनट का टाइम देता नहीं तो मैं फिर एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारा वेक्टर, इसका नाम मैंने ए रखा, समझो ए की वैल्यू कितनी है 20 है, इसको कुछ भी थीटा बेटा मान लो। फिर एक कंपोनेंट का नाम तुम्हारा क्या रहता है, एक कंपोनेंट का नाम रहता है तुम्हारा ए एक्स, और ये दूसरा कंपोनेंट का नाम तुम्हारा रहता है ए वाई। हो गया सॉल्व। फिर ए एक्स का फॉर्मूला तो पता है तुम्हें, ए एक्स का फॉर्मूला ए कॉस थीटा, ए एक्स का फॉर्मूला क्या ए कॉस थीटा, और वो मान लो कि तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वन ऑफ द कंपोनेंट इज 10 मीटर, यानी ये वाला कंपोनेंट 10 मीटर है मान लो, नहीं तो कोई इसको भी मान सकता है, इसको 10 मीटर मानो, इसको 10 मीटर मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको 10 मानोगे तो दूसरे का आंसर तुम्हारा 10√3 आ जाएगा, इसको 10 मारोगे तो इसका आंसर 10√3 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैंने 10 मान लिया, इसको मैंने 10 मान लिया, ये तो बोलो 10 इज इक्वल टू 20 कॉस थीटा, ये इसको 10 मान लिया, इसका एक कंपोनेंट मैंने 10 मान लिया, तो 10 यानी कितना 20 कॉस थीटा। सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 बाय 20, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा 1/2, और 1/2 कब आता है, जब मतलब एंगल मिल गया, हो गया। और एक बार अगर एंगल मिल गया, एंगल अगर मिल गया तो ये जैसा तुम्हारा ए कॉस थीटा था, तो ये कितना, तो फिर ए वाई वाला, देयरफॉर नाउ ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी ए कितना है तुम्हारा 20, और साइन थीटा, थीटा कितना है तुम्हारा 60 डिग्री आया, तो 20 इंटू √3/2, यानी कितना आया 10√3। समझ आया बराबर है। हाँ ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी आते कभी कभी एकदम इजी वाले, बस उधर की उधर दिमाग लगना चाहिए, हो जाती है आदत। अभी नया नया तो हो सकता है तुम्हें जल्दी स्ट्राइक नहीं हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ क्या यार करना क्या है, शुरुआत कैसी करना है, कोई टेंशन मत लो। और बहुत सारे सैंपल प्रॉब्लम लूंगा ना तो धीरे धीरे आपको ये आइडिया लग जाएगी क्या करना है, बट ये समझा के पहले बता, समझना जरूरी, नहीं तो फिर मैं आगे भी जाऊंगा तो तुम्हें आगे भी नहीं आएगा। ये क्लियर हुआ क्या, कैसे किया मैंने, है ना। ये एक वेक्टर था 20, उसका एक कंपोनेंट 10 है बोलते, तो दूसरा कितना होगा, ये 20 का एक कंपोनेंट 10 है तो दूसरा कितना होगा। तो दोनों कंपोनेंट के फार्मूले क्या रहते हैं, एक अगर मेन आंसर अगर 20 है तो एक होगा 20 कॉस थीटा और दूसरा होगा 20 साइन थीटा होगा। तो वो एक 20 कॉस थीटा उसको 10 बोल दो, उन्होंने बोला एक आंसर 10 है तो दूसरा आंसर कितना, तो उसको 10 अगर बोल दिया, एक कॉस थीटा को मैंने अगर 20 कॉस थीटा को मैंने 10 बोल दिया तो थीटा निकल गया, और एक बार थीटा निकल गया तो फिर ए वाई ने ए साइन थीटा से दूसरा कंपोनेंट निकल गया। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ratio of maximum and minimum resultant of two forces is 7:1.
So find ratio of those two forces. Find the ratio of those two forces. ऑप्शन दिए ABCD, लगाओ दिमाग लगाओ, देखो मैं फटाफट सॉल्व करके सिलेबस आगे ले जा सकता हूं ऑलरेडी अपने क्वेश्चन। रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, मान लो दो फोर्सेस है, एक फोर्स का नाम P है, दूसरे का नाम Q है, इन दो फोर्सेस का मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट का रेशियो दिया है। आपको ही मालूम है मैक्सिमम आंसर कब आता? यस, मैक्सिमम आंसर दो वेक्टर का कब आता? जब दोनों ऐसे एक डायरेक्शन में रहते, और मिनिमम कब आता? जब ट्र एक इधर उल्टा रहता तब, बराबर है। तो मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो दिया, मतलब रिजल्टेंट मैक्सिमम एंड रिजल्टेंट मिनिमम का रेशियो कितना दिया है? 7:1 दिया। मतलब ये बताओ काय का आंसर है? यस, वेरी गुड, P प्लस Q का आंसर है ये काय का आंसर है? आर मैक्स कब आता? जब दोनों एक साइड में रहते, दोनों की डायरेक्शन जब सेम रहती, मतलब दोनों की क्या हो जाती? डायरेक्ट एडिशन। दोनों की डायरेक्ट क्या हो जाती? एडिशन। मतलब P प्लस Q का आंसर है ये। और ये काय का होगा? ये होगा P माइनस Q का आंसर होगा। यार सिंपल सी बात है, ये होगा P माइनस Q का आंसर होगा। ये P प्लस Q का होगा, ये P माइनस। और ये कितना है? 7:1 है। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लो, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, और ये वैसा क्या करते? तो P प्लस Q इंटू 1, P प्लस Q इंटू 1 इज इक्वल टू P माइनस Q इंटू 7। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 7P माइनस 7Q। तो ये 7Q इधर ले लो, 8Q इज इक्वल 7P माइनस 1P इधर ले लो, 6P, और P अपॉन Q पूछा था, P अपॉन Q मतलब 8/6 यानी 4/3। ठीक है, टाइप एक एक कलेक्ट करो, एक एक टाइप बढ़ा के दे रहा हूं मैं आपको, कलेक्ट करो। आपने देखो ना अभी जो बहुत सारे मेरे को डाउट भेजे ना, मस्त फर रहे यार डाउट के, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने सवाल ही नहीं किए, मेरे को जानते आ रहा है इसलिए नहीं, मैंने सवाल ही नहीं किया। अब देख लेना, आप बोलेंगे सर उसमें से आधे हमको ही आ गए, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। अभी जो क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें आधे से ज़्यादा डाउट तो तुम्हारे पहले खत्म हो चुके रहेंगे, फिर कुछ रहेंगे बच्चे हुए, वो पूछना मुझे, ठीक है। चलो आगे, एक तो बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है, एकदम IITs में आया हो, बाद में लास्ट में लूँगा, अभी तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करूँगा। अभी एक दूसरा प्रॉब्लम ले लो, ऐसे दिया है, इफ़ रिजल्टेंट R इज इक्वल टू P प्लस Q, लिखो फटाफट, and R makes an angle of theta, here R makes an angle θ1 with P and θ2 with Q, yes, then A B C D ऑप्शन है। ऐसे ऑप्शन दी, मैं ऑप्शन देख के लिख लेता हूँ प्रॉपरली। चारों में से क्या करेक्ट है बताना है, बहुत इजी है यार, ज़्यादा बहुत इतना लिखने में टाइम गवाया ऐसा लग रहा है मुझे, तो क्वेश्चन पढ़ाने की भी शर्म आ रही है, तो बहुत आसान है। आपने इसके पहले किया है ऐसे टाइप का क्वेश्चन, एक मेरे को आंसर भी बता चुके हो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन।
मेरे को तो लगता है आ भी गया होगा डायरेक्ट, है ना? आ गया? कौन सा है? ए ए ए बराबर है, सही है। इसके पहले भी हो चुका है ऐसा क्वेश्चन। ये आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू है। आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू मतलब ये आर कौन है? पी और क्यू का रिजल्ट है। आर कौन है? पी और क्यू का रिजल्टेंट है। और उसमें क्या बोल रहे हैं फिर? आर जो है वो पी के साथ कितना एंगल बना रहा है और क्यू के साथ, मतलब कर दो ना ऐसा, ये आर ले लो, ये पी ले लो, ये क्यू ले लो, ये पी और ये क्यू, सही है? ये पी ले लो, ये क्यू ले लो और ये आर ले लो। ये इसके साथ कितना एंगल लूं और इसके साथ थीटा 2 है, ऐसा। तो आपको मालूम है पी का फार्मूला क्या? आर कॉस थीटा 1, सही है ना? ये पी का फार्मूला आर कॉस थीटा 1 और ये क्यू का कॉस वाला ही बताओ ना, साइन वाला मत बताओ, थीटा 2 के फॉर्म में बताओ। यानी क्यू का फार्मूला है तुम्हारा आर कॉस थीटा 2। ये इधर का एंगल पता है इसलिए आर कॉस थीटा 1, इधर का भी एंगल पता है इसलिए आर कॉस थीटा 2। अब बोल रहे कि थीटा 1 लेस देन अगर थीटा 2, सही है ना? पहला हाँ, थीटा 1 लेस देन थीटा 2 है। थीटा 1 अगर छोटा है, थीटा 2 अगर बड़ा है, तो कॉस थीटा 1 छोटा है तो कॉस थीटा 1 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कॉस का टेबल उल्टा चलता है, याद है? कॉस का टेबल उल्टा चलता है। कल की इसके पहले पीरियड में हो गया पढ़ा के मेरा। अगर थीटा 1 छोटा है मतलब कॉस थीटा 1 बड़ा है, और कॉस थीटा 1 बड़ा है मतलब ये पी का आंसर बड़ा होगा। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। सो पी और ये क्यू में ये छोटा है ना, तो उसका कॉस थीटा बड़ा रहेगा, तो कॉस थीटा बड़ा रहेगा, तो ये आंसर आएगा। हो गया। इसके पहले भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो गया था मेरा पढ़ा के। ओके चलो, लिख लिया है सारा क्वेश्चन ऑप्शन लिख लिया? ठीक। ओके चलो भाई आगे चलते हैं। चलो बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, ढंग का क्वेश्चन, थोड़ा सा सही लग रहा है। ये ऐसा कुछ तो भी दिया है एक्स वाई एक्सिस वगैरह, और इसमें ना एक R1 नहीं S1 S2 S3 ऐसे फोर्सेस दिए हुए हैं। पार्टिकल सफर्स 3 डिस्प्लेसमेंट। लिखो यार, लिखो लिखो क्वेश्चन, लिखो एग्जाम्पल लिखो। पार्टिकल सफर्स 3 डिस्प्लेसमेंट्स, 3 डिस्प्लेसमेंट्स, 3 डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर northwards, 2 meter southeast, ऐसा डैश देके साउथ ईस्ट, एंड 1 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ओके ऐसा दिया है यार ये। सो क्वेश्चन है साउथ वेस्ट। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, पहले बोला है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड देन बोला है डिस्टेंस। तो करो, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले क्या बोला बेटा मैंने? पहले डिस्प्लेसमेंट, ओके, और बाद में डिस्टेंस। ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले ना आप लोग मुझे डिस्टेंस पहले बता दो, डिस्प्लेसमेंट बाद में देखेंगे बेटा। पहले मेरे को ना डिस्टेंस का आंसर बता दो। तो जैसा जैसा जिस रास्ते से गए वो वाला कैलकुलेशन। जैसे मैं वर्धा से नागपुर जाता हूँ तो रोड से जाता हूँ, रोड से जाता हूँ, रोड से जाता हूँ, तो मेरे पूरा मिलाकर 80 किलोमीटर पड़ता है मुझे नागपुर वर्धा से। तो 80 किलोमीटर क्या 80 किलोमीटर क्या डिस्टेंस है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कैसा कैसा गया, बोलते हैं एक पार्टिकल है उसने कितने डिस्प्लेसमेंट किए 3, इट हैज सफर्ड 3 डिस्प्लेसमेंट्स। इन व्हाट मैनर, फर्स्ट ही गोज 4 मीटर नॉर्थवर्ड। यानी मान लो मैं क्लास में खड़ा हो जाता हूँ अभी, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ मेरे लिए। तो पहले मैं 4 मीटर गया किधर, नॉर्थवर्ड, यानी इधर गया 4 मीटर ऐसा है। फिर मैं साउथ ईस्ट में कितना 2 मीटर, साउथ ईस्ट में मतलब ये मेरा पीछे साउथ है और ये ईस्ट है, बराबर ईस्ट है। तो इधर कितना गया मैं 2 मीटर गया, मतलब मैं ऐसा गया साउथ ईस्ट में 2 मीटर गया, मतलब साउथ ईस्ट में 2 मीटर गया, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में अगर डैश होंगी, ध्यान में रखना भी आज के बाद,
साउथ और ईस्ट के बीच में क्या है, डैश, इसका मतलब है दोनों के बीच में से बाइसेक्ट करते हुए निकलना। मतलब अगर मान लो ये तुम्हारी साउथ डायरेक्शन है, ये पीछे, और ये तुम्हारी ईस्ट, सही है ना, पीछे है ना साउथ, ये साउथ और ये ईस्ट, तो साउथ ईस्ट जाना और बीच में अगर डैश होंगे तो ये ऐसा निकलना है यहाँ से बीच में से, मतलब इस डायरेक्शन में गए आप, इस डायरेक्शन में गए, कितना 2 ना, 2, और बाद में साउथ वेस्ट गए, कितना, मतलब देख एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो पहले मैं ऐसे छोटा सा एक बनाता हूँ, ये इसको बोलते हैं अपन वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और ये ईस्ट। तो पहले मैं गया नॉर्थ 4 मीटर, पहले मैं नॉर्थ में गया 4 मीटर, ये 4 मीटर नॉर्थ में चला गया यहां तक। उसके बाद मैं गया साउथ ईस्ट, सही है, साउथ ईस्ट गया, मतलब मैं ना यहां पे भी फिर से और एक ग्राफ बनाता हूं, ये दूसरे इंक से बनाता हूं, ये जहां पे पहुंच गया ना वहां से, ये देखो फिर से क्या, नॉर्थ है ना, ये वेस्ट और ये ईस्ट है, और ये पीछे क्या है, साउथ। तो मैं किधर गया दूसरे टाइम में, साउथ ईस्ट गया, साउथ ईस्ट, ये देखो साउथ, पीछे साउथ और ये ईस्ट, अरे मैं इधर गया होऊंगा, कितना 2 मीटर इधर गया, 2 मीटर में इधर गया, चलो गया मैं 2 मीटर इधर, 2 मीटर ये इधर। अब बाद में कहा गया, साउथ वेस्ट में गया, यानी फिर से मैं बड़ा सा डायग्राम निकालूंगा, अच्छा रहेगा। पहले मैं गया नॉर्थ की तरफ 4 मीटर, फिर यहाँ पे मैं ऐसा ग्राफ बना लेता हूँ। अब ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, तो फिर बाद में गया साउथ ईस्ट गया, सही है, साउथ ईस्ट गया, साउथ ईस्ट गया, कितना 2 मीटर, दोनों के बीच में से लाइन निकालो, बीच में से सेंटर, साउथ ईस्ट के बीच में डैश है, डैश का मतलब 45 डिग्री बाइसेक्टिंग, सो इधर गया मैं 2 मीटर, इधर गया 2 मीटर, यहां से शुरुआत हुई थी मेरी। अब उसके बाद अगेन यहां पर ऐसे एक्स एक्सिस निकालो, ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, अब किधर गया बताओ, अब मैं गया साउथ वेस्ट, कितना 1 मीटर, साउथ और वेस्ट में 1 मीटर गया, नहीं इसके बीच में से ऐसा गया मैं 1 मीटर, तो ये 4 मीटर, ये 2 मीटर और ये 1 मीटर, ऐसा। मतलब मैं ना ऐसे समझ में नहीं आता बोर्ड पे भी, इधर मेरे तरफ देखो, पहले मैं गया, ये मेरा नॉर्थ है समझो, ठीक है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, सही है, तो मैं गया 4 मीटर, 1 2 3 4, अब यहां पे गया, अब बताओ ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा ईस्ट, अब कहाँ जाना है बताओ, साउथ ईस्ट, मतलब साउथ पीछे और ईस्ट इधर, तो यहां से कितना जाना है 2 मीटर, यानी ईस्ट और साउथ के बीच में, यानी बीच में से ऐसा इधर, ये देखो ईस्ट और साउथ के बीच में से इधर कितना 2 मीटर, यहां पर पहुंच गया। अब किधर, अब साउथ वेस्ट, तो साउथ है ना ये, और वेस्ट है ना मेरी ये साइड है, तो इनके बीच में से इधर 1 मीटर, यानी यहां पे पहुंच गया मैं। तो डिस्टेंस कितना मैंने कवर किया बोलते, तो डिस्टेंस है ना, तो सीधा सीधा ही कैलकुलेशन होता है ना, 4 और 2 6, 6 और 1 7, पहला आंसर। अब है मजा, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस डायरेक्ट, यानी फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये निकालना है बेटा आपको, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये कैसा निकालेंगे, डिस्टेंस तो ठीक है 4 और 2 6 और 1 7, यानी सीधा पूरा एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट ने शॉर्टकट, अगर मेरे पास डायरेक्ट एरोप्लेन होता तो मैं ऐसा रास्ते से कार चलाते हुए जाता था क्या, नहीं सीधा एरोप्लेन से खुबाच ऐसा पहुंच गया रहता। तो ये है तुम्हारा शॉर्टकट यानी डिस्प्लेसमेंट, ये कैसा निकाल। तो फाइनल आंसर मेरे पास लिखा हुआ है, मैं देख के रखता हूँ कितना है फाइनल आंसर। है ऐसा थोड़ा सा अजब फार्म में लिखा हुआ है, एकदम ऐसा इजी नहीं है, बताऊंगा, लेकिन कैसा निकाल लेंगे ध्यान में आ रहा क्या, कैसा करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल अपने दिमाग में जो चीज़ आ रही करके देखो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकालूंगा मैं, इतना गैप मुझे निकालना है, तो अगर मुझे इतना निकालना है तो मैं ऐसे इसका ट्रायंगल वेंगल बना के देखो क्या थोड़ा सा, यानी ये पता रहेगा तो ये निकाल पाऊंगा, लेकिन ये नहीं मालूम। अब ये मालूम करना है तो भैया ये ऐसा कुछ इसका ट्रायंगल बना के देखूंगा। हाँ ये 2 मीटर है और ये दोनों के बीच में से निकला, मतलब 45 डिग्री होगा। अगर ये 2 है तो ये पता कर सकते हैं, ये अगर 2 है तो ये 2 cos 45, अरे मालूम है कि नहीं 2 cos 45, ये 2 तो ये 2 cos 45, याद है ना 2 cos 45 एडजेसेंट वाली साइड, फिर ये 2 cos 45 मिल गई। अच्छा बढ़िया काम जम गया यहाँ पे। तो अब क्या करूँगा आगे, अब आगे क्या करूँ, अब कैसा करूँ आगे।
हाँ ये 1 पता है, ये 1 पता है, ये 1 मालूम है, तो ये वाला मिल जाएगा तुम्हें। देखो ये ऐसा ट्रायंगल बना, इधर ऐसा ट्रायंगल, ये 1 है और ये 45 है, 45 है ना, बीच बीच में से जा रहे तो 45, ये 1 है तो ये 1 cos 45 मिल गया क्या? ये 1 है तो ये 1 cos 45, ये 1 cos 45 मतलब ये 1 cos 45 सही है। तो ये 1 cos 45 और ये 2 cos 45, ये 2 cos 45 आया था, ये 1 cos 45 यानी 3 cos 45 हो गया, यानी ये हो गया 2 cos 45 प्लस 1 cos 45 ने कितना हो गया 3 cos 45। तो ये 4 में से पूरा 4 में से, ये पूरा 4 था ना, 4 में से ये कितना 3 cos 45 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। और ये अगर ये मिल गया तो मुझे लगता है ये भी 45 डिग्री आएगा, तो ये वाला मिल जाएगा। बाप रे कितना सर्कस है सर, इतना झंझट करने से तो अच्छा रहेगा सर अपन सॉल्व ही नहीं करते ना आगे का प्रॉब्लम लो बेटा। लेकिन ये कैसा सॉल्व किया जाता है देखो, कितना आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इधर मेथड देखो क्या है, मेथड देखो, ये ऐसा वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ बना लेने का सिंपल मेथड बता रहा हूँ, ध्यान दो। पहले नॉर्थ में गए, कितना गए बेटा 4 मीटर गए, ये 4 मीटर गए, ओके। फिर किधर गए साउथ ईस्ट में गए, कितना गए ये 2 मीटर गए, ये थोड़ा 4 है तो थोड़ा सा छोटा दिखा 2 मीटर, कितना डिग्री लिखूं? हाँ बीच में से ही गए होंगे ना, ऐसा जब रहता ना बेटा ऐसा साउथ ईस्ट तो समझ लेना डैश का मतलब बीच में से जाना, सेंटर में से बिल्कुल, मतलब बाइसेक्शन करते हुए 90 डिग्री का आधा आधा करते हुए। चलो इधर भी चले गए, तीसरा बताओ साउथ वेस्ट, इधर इधर ये 1 मीटर, ये एकदम छोटा सा पिल्लू फोर्स, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री आगे। तीनों फोर्सेस ऐसे बना देने का, एक बल का एक्स वाई एक्सिस निकाल के, ये 4 मीटर, ये नॉर्थ की तरफ 4 मीटर, ये साउथ ईस्ट की तरफ 2 मीटर और ये साउथ वेस्ट की तरफ 1 मीटर, यहां पे लिख देता ना 1 मीटर, ओके। उसके बाद देख क्या करना है, कितना आसान बोलेंगे सर, हाँ ये तो बहुत ही आसान है। अब देख क्या करें, ये तो वर्टिकल फोर्स है, ये एक्स वाई एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो बोल ये 4 मीटर जो है कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। 4 मीटर कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। ये पूरे फोर्स का नाम है, रिजल्टेंट का डिस्प्लेसमेंट का मैं नाम एस रखता हूं, वेक्टर एस, चलेगा? डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या रखूंगा? वेक्टर एस रख देता हूं, वेक्टर एस बोलता हूं मैं इसको। तो वेक्टर एस में पहले इधर गए, मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अरे समझा क्या? क्या वाई एक्सिस पे जाने वाले को मैं क्या बोल सकता हूं? 4j बोल सकता हूं, सही है। इसको क्या लिखूंगा देख, मैं इसको ना रिजॉल्व कर देने का, रिजोल्यूशन, इसके 2 मीटर के ना रिजोल्यूशन कर रहा हूं मैं, 2 मीटर का रिजोल्यूशन कर रहा हूं। ये देखो ये और ये, मतलब ये और ये, समझ रहे क्या क्या कर रहा हूं? बोल कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। बोलिए 2 मीटर है तो ये कितना? 2 cos, सही है ना? और ये 2 sin 45, 2 cos 45, 2 sin 45। इसको अगर आपने 2 cos 45 भी लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार cos 45 लिखो चाहे sin 45 लिखो एक ही बात होती है, 1/√2। कौन सा ऐसा एंगल है जिसके लिए cos का आंसर sin का आंसर दोनों का सेम रहता है? 45 डिग्री के लिए। तो 45 डिग्री की जब बात आती है तो गलती माफ है, cos के बदले sin, sin के बदले cos गलती से लिखने में आया है अभी, तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे ना, गलत नहीं होगा, क्योंकि cos 45 लिखो चाहे sin 45, किधर भी कुछ भी लिखो सरीखा ही आंसर आने वाला, समझना ना क्या बोल रहा हूं? तो ये 2 cos 45 हो गया, ये 2 है तो ये 2 cos 45, और ये तुम्हारा f cos थीटा f sin थीटा जैसा फंडा लगाया मैंने। और इसका बोलो, ये 1 का बोलो, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 की रिजोल्यूशन करो। रिजोल्यूशन समझ रहे क्या होता है? देखो देखो देखो, अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है और एक ऐसा फोर्स है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है बेटा, और ये F4 है। और मान लो आपको ये एंगल पता है, ये वाला एंगल यहाँ का पता है थीटा, ये वाला एंगल यहाँ का पता है θ1, ये θ2 है और ये θ3 है, और ये एंगल मान ले θ4 है। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो। ये F को मुझे रिजॉल्व करना है 2 कंपोनेंट में, तो एक F1 और ये, मतलब बोलो ये इसका नाम क्या रहेगा? ये F को 2 कंपोनेंट रिजॉल्व करना है ना, क्या करना? उसको 2 एक्स एक्सिस के बीच में पकड़ना, खबाच कर दे रिजॉल्व। ये बाहर जा रहा, बाहर जा रहा, बाहर जा रहा, तो ये दोनों भी बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे। उल्टा नहीं करना, नहीं तो ये इसका रिजोल्यूशन कोई ऐसा कर देंगे, ये बाहर जा रहा कि अंदर जा रहा है? इस पॉइंट से बाहर जा रहा है तो ये दोनों भी बाहर जाने चाहिए, क्योंकि बाहर जाएंगे तभी साइन सही लगेंगे, साइन नहीं तो गलत हो जाएगी। देखो ये एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव जा रहा कि निगेटिव जा रहा? पॉजिटिव। ये वाई एक्सिस पे पॉजिटिव जा रहा, नहीं तो उल्टा कर दे तो माइनस साइन आ जाएंगे ना। यस, ये वाला, इसका रिजोल्यूशन बताओ कैसे करूं? ये ऐसा पकड़ने का, इसको खुपाच,
ये इधर जा रहा है देखो, और ये ऊपर जा रहा है। बोलो वाई एक्सिस वाला प्लस में जा रहा है और एक्स एक्सिस वाला माइनस में जा रहा है। जैसा आएगा वैसा ही लिखना है बाद में, ये करा होता पूरी प्रैक्टिस में आपको। इसका बोलो, इसका ये ऐसा कर दो, इसको ऐसे दोनों के बीच में पकड़ लिया मैंने, ये हो गया वाई एक्सिस वाला रिजोल्यूशन, ये हो गया मतलब ये f3 है तो ये f3 cos थीटा 3 और इधर f3 sin थीटा 3। इसका बोलो, ये f4 cos थीटा 4 और ये f4 sin थीटा 4। समझ में आ रहा? जिधर एंगल उधर cos, क्या बोला? जिधर एंगल उधर cos, तो जिधर एंगल नहीं है उधर sin। तो बोले इस f1 का ये आंसर कितना आएगा? f1 cos थीटा 1 और ये f1 sin थीटा 1, दोनों भी प्लस, दोनों भी प्लस, यस ये भी प्लस ये भी प्लस। इसका बोल, इसका पहले ये हॉरिजॉन्टल वाला बोल, पहले हॉरिजॉन्टल वाला f2, ये f2 है, f2 cos थीटा 2, f2 cos थीटा 2 प्लस की माइनस, और f2 sin थीटा 2 प्लस की माइनस प्लस। इसका बोल f3, यस वेरी गुड वेरी गुड, बिकॉज थीटा इधर है इस बार, तो इधर नहीं है, इधर नहीं है, मतलब इधर जो आएगा वो साइन में आएगा और इधर जो आएगा वो कॉस में आएगा। ये काय में आएगा? माइनस में आएगा, इधर जा रहा पीछे, और ये माइनस में ही आएगा, नीचे जा रहा है। समझ रहे धीरे धीरे? इसका वाला बोल, इसका f4 cos थीटा 4 और ये नीचे वाला f4 sin थीटा 4, ये कॉस में आएगा, ये प्लस में आएगा और ये, समझ रहे? तो अब कौन बताएगा, अब कौन बताएगा? ये 4j, तो ये 2 मीटर का ये कंपोनेंट प्लस की माइनस प्लस, और उधर 45 डिग्री उधर है, मतलब 2 cos 45, समझा क्या? एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो क्या लगाओ उसको, कौन सा यूनिट वेक्टर लगाओ? आए, ये वाला बताओ, ये वाला, ये इसके दो कंपोनेंट है ना, इसके बदले में ये और ये आया ना, इसके बदले में ये और ये आया ना, इसका कोई काम नहीं है अभी, इसको हटा दो, इसके बदले ये दो आ गए ना। हाँ बोलो, ये तो लिख दिया मैंने, अब ये लिखो इसको 2 sin 45 j, क्योंकि कौन सी एक्सिस है, लेकिन नीचे जा रहा है माइनस। अब इसका बोल, इसके वाले दो कंपोनेंट करो, इसके वाले दो कंपोनेंट किधर आएंगे? एक इधर जा रहा है ना, मतलब इसको ऐसा और ऐसा करना पड़ेगा, एक इधर जाएगा और एक नीचे जाएगा, बराबर है? हाँ बोलो फिर, यस ये वाला माइनस में आएगा, पीछे जा रहा माइनस, बोलो माइनस में क्या आएगा? -1 है ना बेटा, ये 1 cos 45, और जहां पे एंगल नहीं है वो नीचे जा रहा है, उसको माइनस में ही लिखना पड़ेगा, नीचे जा रहा है तो माइनस, बोलो 1 sin 45। आ गया? सब हो गया, पूरा हो गया। तो इसको अगर थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ अगर आपको देखना है तो मैं इधर दिखा देता हूं। देखो, पहला फोर्स तुम्हारा 4 मीटर का ऐसा था, दूसरा फोर्स तुम्हारा 2 मीटर का ऐसा था, और तीसरा फोर्स तुम्हारा 1 मीटर का ऐसा था, बराबर लिखा मैंने। तो इसको क्या करना है ना रिजोल्यूशन में, ये तो वाई एक्सिस पे ऑलरेडी, इसको रिजोल्व करने की जरूरत, बोलो बोलो, ये वाला कौन से एक्सिस पे है? इसको रिजोल्व करने की जरूरत नहीं। ये कौन से एक्सिस पे है? कोई भी एक्सिस पे नहीं है, नाइदर ऑन एक्स एक्सिस नॉर ऑन वाई एक्सिस, बिकॉज बीच में से है दोनों के, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में से इसको रिजोल्व करना पड़ेगा, इसको रिजोल्व करना पड़ेगा। तो इसके दो रिजोल्यूशन के पॉइंट में ऐसे दिखाता हूं, यहां से नहीं दिखाया मैंने, यहां पे दिखाने से क्या प्रॉब्लम होती पता है क्या? इसको मैं अगर लाइन यहां पे निकालता हूं, ये भी लाइन अगर मैं यहां से निकालता हूं, फिर इसके भी आएंगी ना, इसकी भी आएंगे ना बाद में, यहां से और यहां से, तो चिवड़ा हो जाता सब आपस में, फिर समझ में नहीं आता कौन सा किसका है। इसलिए मैंने थोड़ा सा दूर यहां से ना बना, थोड़ा सा आगे आके बना, दिस एंड दिस। ये 45 डिग्री अगर है तो बोलो ये कौन? 2 cos 45, और ये कौन? 2 sin 45। कितना क्लियर दिख रहा भी दिखने के लिए। देखो अब ये वाला बताओ, ये इसको भी यहां से ना बनाते हो, यहां से बना, ये ऐसा और ये ऐसा, और ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। बताओ कैसे लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं? ये 1 है ना, तो 1 cos 45 और ये 1 sin 45। ओके, अब जब पूरा डिस्प्लेसमेंट लिखने की बारी आएंगी तो लिखो, ये 4j, ये प्लस में 2 cos 45 i, एक्स एक्सिस है, ये बोलो -2 sin 45 j नीचे जा रहा है, ये बोलो
माइनस 1 कॉस 45 आई, एक्स एक्सिस है ना आई, और ये भी माइनस नीचे माइनस 1 साइन 45 नीचे जा रहा है यानी माइनस वाई एक्सिस यानी जे। ऐसा सबको लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद देखो कितना इजी हो जाता फिर ऐसा लिखने। ये 4j, ये 2 cos 45 मतलब 2 इंटू 1/√2 cos 45, cos 45 कितना टाइम हो गया रे, हाँ cos 45 1/√2। ओके ये क्या है आई, बोलो बेटा आगे बोलो, 2 इंटू फिर से साइन 45 ने 1/√2 जे अगेन माइनस साइन के साथ 1 इंटू cos 45 यानी फिर से 1/√2। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा मैंने, कुछ छूट गया क्या मेरा गलती से लिखना? हाँ ये क्या थे तीसरे वाले के क्या थे, ये आई था और ये जे था, ये आई था ना, छूट गया मेरा लिखने में। हाँ तो अब बताओ अभी आगे ये कितना हो गया 1/√2 आई एंड माइनस 1/√2 जे, ऐसा लिख दिया। अब जे वाले नजदीक करो, आई वाले नजदीक करो, मतलब जैसे कि देखो ये 4j, ये आई वाले नजदीक करो, देखो 2/√2 आई और माइनस 1/√2 आई वाले दो ही है ना, ये एक है और ये एक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं 2/√2 है ना कितना। अच्छा एक काम करो 2/√2 आई ये, और ये माइनस 1/√2 आई वाले नजदीक लिए, जैसे एक्स एक्स वाली टर्म नजदीक करते 2x + 3x 5x वैसा। अब जे वाले नजदीक करो प्लस 4j, और बताओ ये जे वाली टर्म, ये वाली जे वाली टर्म और ये वाली जे वाली, तीनों भी जे वाली टर्म नजदीक करो, बोलो क्या आएगा 4j माइनस 1/√2j माइनस 1/√2j। कुछ छूट गया क्या मेरा? हाँ सॉरी बेटा, ये कुछ गलत लिख दिया मैंने, ध्यान में नहीं था मेरे। ओके आगे अभी यहां तक। अब क्या करो आई कॉमन निकालो, आई कॉमन निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा इसमें ब्रैकेट में 2/√2 माइनस 1/√2 यानी 2/√2 माइनस 1/√2 यानी 1/√2 यानी 1/√2 आई आ गया, ये हो गया इसका काम। अब यहां पे बताओ 2/√2, ये माइनस 2/√2 और ये माइनस 1/√2, माइनस 2/√2 माइनस 1/√2 यानी माइनस 3/√2 और ये प्लस 4 यानी यहां पे आएगा 4 माइनस 3/√2, सही है ना। 4 माइनस 1/√2 2/√2 माइनस 3/√2 और ये क्या है जे, मतलब ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फाइनल आंसर है। बट ये आई और जे के फॉर्म में है, और कौन बताएगा, किसकी दिमाग में लाइट लग गया, बोलो ये डिस्प्लेसमेंट का आंसर मीटर में कैसा निकालू? यस वेरी गुड, मैग्नीट्यूड निकालो, काम खत्म हो जाएगा। अंडर रूट में क्या करते बोलो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/√2 का स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और ये सॉल्व करना आपको आता है, हो गया निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना आता है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ठीक से, थोड़ा सा ऐसा है वो सब कुछ, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन हमने लिया है, अच्छे से लिख लो इसको प्रॉपरली, नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे।